हेलो दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा लेकर उसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी ऐसी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। ठीक है, आशा है कि आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखें, इस सीरीज में जो भी सारे प्रश्न हैं उसमें हम सभी लेवलों के प्रश्नों पर बात करते हैं और विस्तार से देखते हैं कि उनका उत्तर क्या हो सकता है, और आसपास के जो भी ऑप्शन हैं उन पर भी नजर मारते हैं और उनसे भी जो संबंधित प्रश्न हैं जो आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल होंगे वो भी आपको क्या है समझाते चल रहे हैं। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी का नाम क्या था? कह रहा है कि जो सबसे कम उम्र में आपका पद्म विभूषण पाने वाली जो भारतीय थी उनका क्या नाम था? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो सोनल मानसिंह है। ये सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक बात और याद रखें सोनल मानसिंह से, सोलन मानसिंह और यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है, ये भी याद रखें। और भरतनाट्यम आपका कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, दूसरी बात और ऑप्शन देखते हैं। एक केलुचरण महापात्रा है, जो इनका जो संबंध है ओडिसी, ये जो केलुचरण महापात्रा है, तो इन्होंने आपका ओडिसी नृत्य जो विलुप्ति की कगार पर था, तो जब ओडिसी नृत्य विलुप्ति की कगार पर था तो ओडिसी नृत्य को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। ओडिसी नृत्य, तो इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बिरजू महाराज हैं इनका जो संबंध है किससे है? कथक से है, और कथक उत्तर भारत का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य को जीवंत करने का श्रेय दिया जाता है, ओडिसी नृत्य से संबंध है। बिरजू महाराज कथक से से संबंधित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है ये किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? कतर। तो इसकी जो मेजबानी है किसने की थी? कतर ने की। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है तो वो कौन सा है? देखें आपके सामने जो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट के वो हैं CaSO4, ठीक है, CaCO2, CaCO2, ठीक है, CaO और CaCO3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शनों पर नजर मारते हैं। देखें जो CaO है इसे इसे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, और एक और, अब बिना बुझा हुआ चूना, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो जो बुझा हुआ चूना है ये है CaOH का ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जो CaOH का जो ट्वाइस है इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आप याद रखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, या और बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जबकि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को ट्वाइस को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब और देखें अगला प्रश्न। एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम।
ठीक है। इनकी जो स्पीड है, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। पृथ्वी से ऊपर आपका ये हवाएं चलती हैं, बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जेट स्ट्रीम होगा। देखें, अब एक और ऑप्शन आपके सामने दिया है चक्रवात। तो चक्रवात में क्या होता है, देखें, चक्रवात होता है एक प्रति चक्रवात होता है। तो चक्रवात में आपका केंद्र से बवंडर ऐसे से बनता है और प्रति चक्रवात में जो हवाएं हैं वो बाहर से ऐसे से घेर घेर के बाहर से हवाएं अंदर की ओर आती। चक्रवात में क्या है, यहाँ से बना और यहाँ से क्या है, हवाएं बाहर की ओर जाती हैं, यहाँ से हवाएं क्या है, बाहर की ओर जाती हैं। जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर आती। यही अंतर है चक्रवात और प्रति चक्रवात में। तो जो चक्रवात होते हैं, तो चक्रवात में हवाएं केंद्र से उठती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं क्या है, बाहर से आती हैं। और बवंडर तो आपको पता ही होगा कि आपके गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, सूखे में क्या है, आपका एक गोल गोल सा कुछ समय के लिए बनता है, वो कहलाता है बवंडर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जेट धाराएं होंगी। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। वैष्णव महापुरुष शंकर देव। तो याद रखें किस नृत्य की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सत्रिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर का है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और जो ओडिसी है, जिसका नाम ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का आपका क्या है, लोक नृत्य। ठीक है कि नहीं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विरासत का अधिकार, राइट, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। मतलब देखे होगा आपने कि विरासत का जो अधिकार है तो आपको किस ओर ले जाता है। देखिए, भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी, अनुपजाऊ भूमि। तो विरासत का जो अधिकार है वो भूमि का विभाजन से संबंधित है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि हमें संपत्ति हमारी माता पिता से विरासत में मिली है। तो विरासत में मिली है, इसीलिए विरासत में मिलने में क्या होता है, बंटवारा होता है। जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति जो आपकी बोलते हैं ना कि हमें विरासत में माता पिता से मिली है, तो विरासत में मिलने का मतलब क्या, उसका बंटवारा होगा। भाई 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 में बांटी जा रही है। तो विरासत का जो अधिकार है इसमें क्या होता है, भूमि का विभाजन होता है। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। ये पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ था। तो याद रखें 2011 के अनुसार जो संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी था, इसका लिंगानुपात क्या था, सर्वाधिक था, सेक्स रेशियो। मैं आपको बता दूं जो लिंगानुपात होता है, जो सेक्स रेशियो होता है, लिंगानुपात, वो 1000 पुरुषों पर आपका क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है। राज्यों की अगर बात करें, संघ शासित प्रदेश, तो हमने बताया कि संघ शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 के अनुसार कहाँ का था, पुदुचेरी का। इसी प्रकार अगर स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है 1084। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084, 1084 है। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1931। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है। अब याद रखिए गांधी इरविन समझौता, देखें 1930 में मैंने आपको बताया था, 1930 में गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जोड़ तोड़ पर था, मतलब बहुत स्पीड में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो अब अंग्रेजों ने सोचा, भाई गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग थे इस आंदोलन में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी के आंदोलन को कम करते हैं। तो इसके लिए गांधी दिल्ली में आकर के 1931 में इरविन गांधी जी से 1931 में दिल्ली में मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई अपना आंदोलन आप बंद कर दें और ब्रिटिश सरकार आपकी बात सुनेगी, इसके लिए आप गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए।
गोलमेज सम्मेलन क्या थे? राउंड टेबल मीटिंग, एक टेबल गोल सी होती थी, उसके आसपास बैठकर के मीटिंग किया करते थे, इसलिए उनको राउंड टेबल मीटिंग या गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन से एक और प्रश्न याद रखना, गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो जो गोलमेज सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला 1930 में हुआ है, दूसरा 1931 में हुआ है, तीसरा 1932 में हुआ है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जबकि महात्मा गांधी जो थे ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने पहुंचे थे। कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आपको बात बता दूं कि गांधी जी राजपूताना जहाज से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उस समय ठंड का दिन था, तो गांधी जी आपका क्या है, चर्च की सीढ़ियों के से दूर खड़े थे और मिस्टर चर्चिल जो इंग्लैंड का था उस सीढ़ियों पर ही खड़ा था। तो गांधी जी को देखा, गांधी जी हमेशा धोती पहना करते थे, तो उस व्यक्ति ने गांधी जी को देख करके कहा था कि भाई ये कौन, भाई ठंड का दिन है, ये कौन धोती पहन के खड़ा है? अर्धनग्न फकीर। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मिस्टर चर्चिल ने कहा था। कहां पर कहा था? इंग्लैंड में कहा था। कब गए थे गांधी जी? जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, अब देखें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और वहीं पर गोलमेज सम्मेलन में आने की बात गांधी जी से इरविन ने कही थी। ठीक है, अब गांधी जी ने अपनी मांगे रखी थी। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी ने भगत सिंह की सजा माफ नहीं करवाई थी, तो देखें ऐसा नहीं है। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था, अपनी तरफ से कुछ कोशिश की थी भगत सिंह की सजा को करवाने का, लेकिन भगत सिंह ऊपर हत्या का केस था। तो हत्या का केस था, गांधी जी ने कहा था कि ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए जिन लोगों के ऊपर कोई हिंसा का केस नहीं है। और गांधी जी जीवन भर अहिंसा के पुजारी रहे हैं, इसीलिए वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। इसलिए कुछ लोग कहते थे कि गांधी जी ने भगत सिंह की सजा माफ नहीं कराई थी। तो याद रखें, भगत सिंह तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी और वो अंग्रेजों के कैद में थे। इसीलिए गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को समर्थन किया था। हालांकि गांधी जी की बातें नहीं मानी गई थी और गांधी जी लंदन से लौट करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद फिर से अपने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे? तीव्र करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। बढ़ती हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो नवंबर 2022 तक की स्थिति में पूछ रहा है। इसका जो आंसर है वो कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर है। उस टाइम के करेंटली अफेयर्स के प्रश्न थे, रिसेंटली के। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है उसे पद से कैसे हटाया जाता है? तो याद रखो, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उस पर क्या लाया जाता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट लाया जाता है। महाभियोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। जो महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और याद रखें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में ले आओ और चाहे राज्यसभा में ले आओ। महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना क्या है? आवश्यक है। याद रखें, जो इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति के ऊपर, तो महाभियोग जो है ये आपका दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 से आपका पारित होना क्या है? आवश्यक है। जब दोनों आपका विशेष बहुमत से पारित होगा तभी महाभियोग क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग आता है। तो पहला मैंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। राष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग आता है। लिखा है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग आता है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक उल्लेख किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के सदस्यों पर भी क्या आता है?
महाभियोग आता है, और सबसे अंतिम में कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसके ऊपर क्या आता है, महाभियोग आता है। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में उल्लेखित है आपका कौन सा, कैग। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329। तो याद रखें कि भारत के राष्ट्रपति को किस रूप में हटाया जाता है, महाभियोग से हटाया जाता है। और आज भी आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी महाभियोग नहीं लाया गया है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये आपका पहले पेपर में आपने एनालाइज किया होगा कि पहले पेपर में पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। हर पेपर में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है और मैंने आपको सब में डिटेल करवाया है। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान, आपका पंचवर्षीय योजनाओं किस देश की देन है, रूस से शुरुआत इनकी हुई है। और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी, 1951 में आई थी। 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से 69 आपका योजना अवकाश था, फिर 69 से 74, 74 से 78, 80, फिर 78 से 79, 80 में आपका वो भी गैप था, और फिर 80 से 85 अगली योजना आई थी। तो बहुत सारी भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसकी डेट 2012 से 2017 थी। एक बात और, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर याद रखें। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक आई थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना को भी आप याद रखें। ठीक है, पीसी महाल नोवेस मॉडल पर आधारित थी, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पंचवर्षीय योजनाएं कब से चल रही हैं, 1951 से चल रही हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो पहला प्रश्न, मैगस्थनीज यूनान से आया था। ठीक है, मैगस्थनीज जो था ये आपका यूनान से आया था, और ये मैगस्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। मैगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। ठीक है, एक बात और याद रखें, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर के 2 सेनापति थे, एक का नाम था मैगस्थनीज, एक सेल्यूकस निकेटर का जल सेनापति था जिसका नाम था निरियाकस। सेल्यूकस निकेटर का अगर आपसे पूछ दे सेल्यूकस निकेटर का जल सेनापति कौन था, तो वो कौन था, निरियाकस। ठीक है, निरियाकस सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। देखिए एक बात और आपको बता दूं मैं कि सेल्यूकस निकेटर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और सेल्यूकस निकेटर जब आया था तो आपका क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर आया था, विवाद हुआ था इनका। जो सिकंदर है, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, क्योंकि सिकंदर के 2 सेनापति थे, मैंने कहा सिकंदर के सेनापति एक तो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, एक दूसरा सेनापति था निरियाकस जो सिकंदर का जल सेनापति था। और फिर क्या हुआ था, जो सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, तो सिकंदर की जब मृत्यु हो रही थी तो उसमें षड्यंत्र चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो सेल्यूकस निकेटर ने जाते वक्त कहा था कि अगर सिकंदर की मौत होती है, सिकंदर को कुछ होता है तो मैं तुमसे लड़ने जरूर आऊंगा। और सिकंदर की जो मृत्यु है 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन इराक में हो गई थी, और जब बेबीलोन इराक में हुई थी तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद सेल्यूकस निकेटर आता है, और सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है। ठीक है, और संधिया की कुछ शर्तें होती थी, तो संधि शर्तों के अनुसार जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दे दिया था। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है कि नहीं, और फिर सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को भेजा था, और मैगस्थनीज वही व्यक्ति है, मैगस्थनीज ने ही एक किताब लिखी थी, मैगस्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या था, इंडिका था। ठीक
ठीक है, जो जिसमें आपका बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी आपका पोलीब्रोथा है, पोलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र है। और उसने बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को आपका निकाला जाता है घर से बाहर तो सोने की पालकी में निकाला जाता है और उसके चारों तरफ से बाजूबंद महिलाएं घेरे रहती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चारों तरफ से बाजूबंद महिलाएं घेरे रहती हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कुछ जो सेनापति हैं वो पेड़ों को लेकर के चलते हैं और उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते बैठे रहते हैं। ये सब इंडिका में लिखा था कि प्रशिक्षित तोते बैठे रहते हैं, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं और जाकर के फिर से पेड़ों पर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये भी लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक कमरे में एक से अधिक रात तक सोने नहीं दिया जाता है, मतलब एक से अधिक उनका कमरा चेंज करवाते रहते हैं, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को खाना परोसा जाता है तो कुछ लोग चख करके देखते हैं कि भाई इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं है, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। ये सब मैगस्थनीज की इंडिका में लिखा था, ठीक है। मैगस्थनीज की इंडिका में कुछ भ्रामक विचार भी लिखे थे, जैसे मैगस्थनीज की इंडिका में लिखा था कि भारत में सूखे नहीं पड़ते हैं, जबकि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था, ठीक है। और उसने कह दिया था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ये भी मैगस्थनीज की इंडिका में भ्रामक विचार थे, ठीक है। तो देखें जब ये ऐसा क्यों हुआ था, देखें मैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही दास प्रथा चलती थी, लेकिन जब ये घूमने आया था मैगस्थनीज तो इसको भारत राजा और सेवा लोगों के बीच ऐसा संबंध था कि समझ में नहीं आता था कि ये साथ में रहते हैं या इनके दास हैं, ठीक है। तो उसने कुछ भ्रामक विचार भी दिए थे। तो ये आप इतनी सारी बातें आप इनसे क्या करें, याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेवेन्यू से संबंधित है तो राजस्व बजट कहलाता है। राजस्व बजट मैंने आपको कई बार बताया कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट को आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो याद रखें अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी बी.डी. मिश्रा ने। मेघालय के शपथ रूप में किसने शपथ ली थी, बी.डी. मिश्रा ने शपथ, ठीक है। इस प्रश्न को भी याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में आयोजित है। तो ये तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि मोहन बागान जो है ये कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन, देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्न है तो याद रखिए विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमीन, थायमीन, थायमीन विटामिन बी को कहा जाता है थायमीन। तो बी मतलब B1, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, ठीक है। विटामिन B2, B3, ठीक है, B4, बहुत सारे। तो विटामिन बी में को वर्गीकृत किया गया है तो B1 का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B2, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन, ठीक है। इसी तरह आपका विटामिन B12 यहाँ पर लिखा है तो विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन। ठीक है, तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। तो इसका यही पूछा है इसने कि किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है तो विटामिन B1 को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेदों की संख्या दी गई है 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, मतलब 2022 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो याद रखें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, 445 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। और वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है, इसका उत्तर क्या सही होगा, गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में काम करता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। किस क्रांति से जुड़ा है? तो याद रखें, इसका जो राइट आंसर है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? मिष्ठान। मिष्ठान इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तो भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि किसको भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखें, तो गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष को आपका क्या मनाया जाता है? गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखें, ठीक है। तो अब हाँ, तो देखें ये हमारी सीरीज थी, ठीक है। इसमें जो प्रश्न थे मैंने आपको समझाए। यदि हमारा चैनल या हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को क्या करें? शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद सभी का।